वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स की, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, मीनिंग एंड नेचर ऑफ वेरिएबल्स। मतलब वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे जो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड नेट पेपर फर्स्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ये अच्छे से आना चाहिए। और ये आपका आज लेक्चर 3 है। इसके पहले दो लेक्चर मतलब रिसर्च एप्टीट्यूड के हो चुके हैं, तो वो आप देख लीजिएगा और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये वेरिएबल्स क्या है, ये इंटरकनेक्टेड है। तो आप वेरिएबल्स नहीं समझेंगे ना तो आगे की चीज़ों को आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, इसके पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च और इंट्रोडक्शन टाइप हमने पढ़ लिया था। बहुत सी चीज़ें हैं उसमें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि कई बार क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये आज हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे आप टॉपिक देखेंगे, आपका सिलेबस जो है वहाँ पर ऐसे मेंशन नहीं है, मगर क्वेश्चन फिर भी आते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें इनके बिना, ये बेस हैं, समझिए बेसिक चीज़ें हैं जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ने के समय आपको आनी चाहिए। तो अगर ये नहीं पता होगा तो आगे की चीज़ें हम कैसे पढ़ेंगे, तो इसीलिए इनको जानना ज़रूरी है। तो चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो पूरा देखिए। यदि वीडियो पसंद आएगा, लगता है आपको हेल्पफुल है, तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, मैं इतनी उम्मीद आपसे कर सकती हूँ कि आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में देखते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। अब मीनिंग क्या होती है वेरिएबल्स की, तो साइकोलॉजिकल रिसर्च में चर से तात्पर्य, वेरिएबल मीन्स ही होता है चर। ठीक है, चर से तात्पर्य वस्तु, घटना तथा चीज़ के उन गुणों से होता है जिन्हें मापा जा सके। ये चेंज होते रहते हैं, जैसे कि आयु और बुद्धि और इस तरह के और भी चीज़ें होती हैं, मोटिवेशन। तो ये क्या है, आपके समय के साथ चेंज हो रही हैं। तो ये हो गए चर। इनमें से कोई भी चीज़ होती है, घटना हो सकती है, वस्तु हो सकती है, चीज़ हो सकती है, इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब डी एमेटो के शब्दों में, एक ये रिसर्चर मतलब मनोवैज्ञानिक थे, इनके शब्दों में किसी प्राणी, वस्तु या चीज़ के मापने योग्य गुणों को चर कहते हैं। और अब इसकी विशेषताएं हम देख लेते हैं। तो ये तो आपने समझ लिया कि जो भी वैरी करे वो क्या है, वेरिएबल है। विशेषताएं में क्या है, किसी भी वस्तु, चीज़ या घटना को चर कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें मापे जाने का गुण होना चाहिए। मतलब एक तो मेजरिंग क्वांटिटी मतलब क्वालिटी उसमें होना चाहिए, और अगर ये गुण नहीं है तो फिर वो क्या हैगा कि उसको वेरिएबल की श्रेणी में नहीं रखेंगे। ठीक है, दूसरी क्वालिटी क्या है, चर कहलाने के लिए किसी वस्तु, चीज़ या प्राणी के गुणों का मापन सिर्फ क्वांटिटेटिवली ही ज़रूरी नहीं है। यदि क्वालिटेटिव ढंग से भी होता है तभी हम उसको चर की श्रेणी में रखेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी क्या हुआ, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों ही क्वालिटी होना चाहिए। अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पढ़ लेते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो इसमें टाइप्स में देखिए, आपको ये इतने सारे पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं, आश्रित चर या डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और संगत चर रिलेवेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इस तरह से ये रिलेवेंट वेरिएबल। उसके बाद आता है एक्टिव वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट वेरिएबल। तीसरे में है क्वालिटेटिव वेरिएबल एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अब यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन में आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसमें ये इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आश्रित चर, स्वतंत्र चर, संगत चर, या इसी को कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं, रिलेवेंट वेरिएबल को। और दूसरा है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल से। ठीक है, तो इसमें अभी आगे पढ़ते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आप समझ रहे होंगे कि क्वालिटेटिव में क्या होता है कि क्वालिटी की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव में मेजरेबल क्वांटिटी की बात करते हैं, जो मापने योग्य हो, डिजिट में हो, जिनको मापा जा सकता है। बेसिक डिफरेंस ये है। अब देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर देखिए, डिपेंडेंट वेरिएबल वो चर होता है जिसके बारे में प्रयोगकर्ता, जो रिसर्चर है, वो प्रिडिक्शन करना चाहता है। प्रिडिक्शन मतलब समझिए पूर्व कथन, एक जो पहले से सोच लेता है कि ऐसा हो सकता है, वो एजम्पशन मान के चलता है। ठीक है, तो ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक कैंटोस और रोडिंगर, इनके शब्दों में आश्रित चर वो है जो प्रयोगकर्ता द्वारा निरीक्षण किया जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है। ये इन्होंने डेफिनेशन दी थी। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पहले इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब स्वतंत्र चर क्या होता है
ये वैसे चर होते हैं जिसमें प्रयोगकर्ता द्वारा मैनिपुलेशन किया जाता है, जोड़ तोड़ किया जाता है, मतलब वो अपने हिसाब से क्या करता है, चीज़ों को मैनिपुलेट कर लेता है। अगर दूसरे शब्दों में देखें तो स्वतंत्र चर वो चर है जिसके मूल्यों में प्रयोगकर्ता परिवर्तन करता है और इस परिवर्तन का प्रभाव उस आश्रित चर पर क्या पड़ता है वो ये देखता है। तो यही तो ऑब्जर्वेशन हुआ, जिसको कहा ना कि प्रयोगकर्ता द्वारा निरीक्षण किया जाता है, तो यही है ऑब्जर्वेशन करना। अब फिर से यहाँ पे इन्होंने परिभाषा दी कैंटोबीज और ओनेंगर ने। स्वतंत्र चर वे चर होते हैं जिनमें प्रयोगकर्ता द्वारा जोड़ तोड़ किया जाता है। परिभाषाएं देखना इसलिए थोड़ा ज़रूरी होता है, परिभाषाएं आपके यहाँ पूछी नहीं जाएंगी, पर उससे क्या होता है, एक डिफाइंड वर्ड में आपको चीज़ें पता लग जाती हैं कि ये प्रोसेस इसके अंतर्गत हो रहा है। ठीक है, अब हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए x और y दो वेरिएबल्स हैं। x क्या है, स्वतंत्र चर है, और y आश्रित चर है। तो जब x में कोई परिवर्तन होता है तो वो y में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि y क्या है, उस पर डिपेंड है। जैसे एक उदाहरण से समझिए कि कोई प्रयोग करता है जो कि 5 साल के बच्चों में कोई विशेष व्यवहार जैसे सीखने की प्रक्रिया का, लर्निंग प्रोसेस का वो रिसर्च करना चाहता है। अब वो ये देखना चाहता है कि बच्चे में सीखने की प्रक्रिया पुरस्कार से किस प्रकार संबंधित है। आपने पढ़ा है रिवॉर्ड और पनिशमेंट, है ना, इसका मोटिवेशन के तौर पे कैसे यूज़ होता है, तो पुरस्कार की क्या भूमिका होती है, पुरस्कार देने से कोई फ़र्क पड़ता है या ना दिया जाए तो कोई फ़र्क पड़ता है, इसमें क्या अंतर होता है। तो इसमें क्या हुआ, जो सीखना है, लर्निंग का जो प्रोसेस है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसे डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या है, पुरस्कार से संबंधित है। अब अगर रिसर्चर जो है पुरस्कार में कुछ भी चेंज करता है, वो अपने हिसाब से कुछ कर लेता है ऐसा पुरस्कार की, मान लो शब्दों के द्वारा दिया जाए, मान लो उसको कुछ रिवॉर्ड के तौर पे कोई छोटा सा गिफ्ट दिया जाए, तो इस तरह से वो अपने आप से चेंज कर लेता है, तो यही मैनिपुलेशन होता है। तो यहाँ पर पुरस्कार क्या हुआ, स्वतंत्र चर हुआ, और जो सीखना है, जो इसका कॉज एंड इफेक्ट आ रहा है, मतलब कॉज कारण क्या हुआ ये, और जो है इफेक्ट क्या इसका आ रहा है, तो वो सीखने की प्रक्रिया पे पड़ेगा, तो यही हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। और पुरस्कार क्या हुआ, स्वतंत्र चर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि पुरस्कार मतलब जो आश्रित चर, इसीलिए इसको कहा गया जो सीखने की प्रक्रिया है, क्योंकि इस चर में होने वाला परिवर्तन स्वतंत्र चर है, मतलब पुरस्कार जो है वो उसके द्वारा वहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए ये हो गया आपका आश्रित चर और स्वतंत्र चर। ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। तो फ्रेंड्स लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट भी करिए। ठीक है, अब देखते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट नोट क्या है इन दोनों के बारे में। एक अच्छे आश्रित चर को क्या है, संवेदनशील होना चाहिए, सेंसिटिव, वैध और विश्वसनीय होना चाहिए। मैंने पिछली जो वीडियो थी उसमें आपको बताया था ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, वस्तुनिष्ठता क्या होती है, वैधता क्या होती है, विश्वसनीयता, है ना। अभी आपको एक एज ए इंट्रोडक्शन मैंने इतनी चीज़ें आपको बता दी थी कि आगे के जो लेक्चर हैं उन्हें समझने में दिक्कत ना हो। और इस फिर क्या है, एक वीडियो और आएगी जिसमें आपको वैधता और विश्वसनीयता बिल्कुल अच्छे से समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना चीज़ें आपको वहाँ बता दिया था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, संवेदनशील होने के लिए आवश्यक है कि जब जब स्वतंत्र चर में परिवर्तन होगा तो आश्रित चर में भी परिवर्तन हो। ये एक इसकी जो है अच्छे आश्रित चर की ये विशेषताएं हैं, मतलब ऐसा होना चाहिए, ये मस्ट है। वैध होने के लिए क्या आवश्यक है कि आश्रित चर निश्चित रूप से उस माप पे, मतलब जिसके लिए उसको बनाया गया है वैसा ही होना चाहिए, जिसके मापने के लिए उसको प्रस्तावित किया गया है, तो वो उसी के अनुरूप होना चाहिए। तो यही है कि आश्रित चर निश्चित रूप से उसे मापे, मतलब जिस भी क्वालिटी को उसको मेज़र करना है जिसके लिए उसको बनाया गया है। जैसे बुद्धि परीक्षण है तो बुद्धि का ही जो परीक्षण अच्छे से करना चाहिए, उसमें एकदम क्या है, एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो यही हुआ वैधता से मतलब। विश्वसनीय, रिलायबल होने के लिए क्या आवश्यक है कि आश्रित चर संगत रूप से स्वतंत्र चर के साथ क्रिया करे। स्वतंत्र चर एक समान रहने पे भी अगर जो प्रयोज्य है, जो एप्लीकेबल है, मतलब जिस पे क्लाइंट है, जो एक परिस्थिति में एक ढंग से अनुक्रिया करते हैं और दूसरी परिस्थिति में पूर्णतः दूसरे ढंग से अनुक्रिया करते हैं, तो क्या होगा, इसको अनरिलायबल माना जाएगा। तो यही हुई संगतता, कंसिस्टेंसी जो हमने पढ़ी थी कि विश्वसनीयता, वैधता और संगतता एक दूसरे से संबंधित थी। तो विश्वसनीयता कैसे प्रमाणित होगी, ऐसे ही कि जैसे एक टेस्ट जब किया, यही चीज़ मैंने पिछली बार बताई थी आपको, आप देख लीजिएगा वहाँ पे, कि अगर जब एक कोई टेस्ट किया और उसमें जो रिज़ल्ट आया, आफ्टर सम टाइम फिर दूसरा टेस्ट करते हैं और उसमें भी बिल्कुल वैसा ही रिज़ल्ट आता है,
तो फिर क्या होगा, ये कंसिस्टेंसी होती है, मतलब रिलायबल है, टेस्ट जो है वो एकदम रिलायबल है, रिसर्च हमारी एक्यूरेट है। ठीक है, तो यही हुआ। तो ये सारी कंडीशन इसमें होनी चाहिए। अब रेलेवेंट वेरिएबल क्या होता है, ये एक तीसरे टाइप का वेरिएबल है। इसके पहले हमने पढ़ा डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। अब इसको और भी नाम क्या होते हैं, बहिरंग चर, एक्सट्रेनियस वेरिएबल और कंट्रोल वेरिएबल भी इसी को कहते हैं, या अस्त व्यस्त कर देने वाला चर मतलब कन्फाउंडिंग वेरिएबल। संगत चर वैसे चर को कहते हैं जिसके प्रभाव को आश्रित चर पर पड़ने से प्रयोगकर्ता रोकता है, कंट्रोल करता है। तो अब क्या होता है, सभी संगत चर स्वतंत्र चर की श्रेणी में होते हैं, क्योंकि स्वतंत्र चर क्या हुए, इनके ऊपर तो कुछ भी नहीं था, स्वतंत्र चर स्वतंत्र है, अपने आप में फ्री है। और इसी जो स्वतंत्र चर पे परिवर्तन होने से आश्रित चर भी प्रभावित होता था। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रयोगकर्ता इसके प्रभाव का अध्ययन नहीं करना चाहता है, तो इसलिए वो इसे नियंत्रित करके रखता है। यही कारण है कि इसे कंट्रोल वेरिएबल भी कहा जाता है। अब यहाँ पर इन्होंने परिभाषा दी कि नियंत्रण चर, ये थी कैंटोविस की, नियंत्रण चर एक प्रकार का पोटेंशियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसे प्रयोग के दौरान स्थिर रखा जाता है। ये एक ऐसा चर होता है जो परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि प्रयोगकर्ता द्वारा इसे नियंत्रित कर दिया जाता है ना। तो इस तरह से अब इसको उदाहरण से देखें, जैसे कि मान लीजिए प्रयोगकर्ता और जहाँ पर ये हमने अभी पढ़ा था एग्जाम्पल कि पुरस्कार और सीखने का क्या संबंध है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर दिया गया। कैसे कंट्रोल किया गया कि वहाँ पर ये नहीं बताया कि कितनी संख्या में बच्चे हैं, वहाँ पर कितने लोगों पर रिसर्च की जा रही है, कितने मतलब टेस्ट किया जा रहा है, और सीखने की जो एफर्ट कितने हैं, ट्रायल कितने लिए जाएंगे, और कंटेंट कितना है, मतलब फिर उसके जो है कितनी बार उसको अप्लाई किया जाएगा, एज क्या है, उनकी बुद्धि का लेवल क्या है, और जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो किस तरह का आएगा। मतलब इस तरह से बहुत सारी चीज़ें थी जिनको कि नहीं जिक्र किया गया, इसी को कहा कंट्रोल वेरिएबल। ठीक है, तो यही हो गया कंट्रोल वेरिएबल। और अगर इसे कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो फिर क्या है कि ये फिर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको भी प्रभावित करेगा, क्योंकि संगत चर है तो संगत चर स्वतंत्र चर जैसा ही है, तो इसीलिए फिर डिपेंडेंट वेरिएबल का भी प्रभाव प्रभावित होगा। तो इसीलिए इसको कंट्रोल कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका एक्टिव वेरिएबल। अब यहाँ पर मैनिपुलेशन करने की क्षमता के आधार पर चरों को दो भागों में बांटा गया, एक्टिव वेरिएबल और एट्रीब्यूट वेरिएबल, गुण चर, सक्रिय चर और गुण चर। तो प्रयोग या शोध के दौरान जिन चरों में जोड़ तोड़ संभव हो पाता है उसे एक्टिव वेरिएबल कहते हैं। जैसे कर्लिंगर ने परिभाषा दी, कोई भी चर जिसमें जोड़ तोड़ किया जाता है वो सक्रिय चर कहलाता है। प्रयोगकर्ता जब एक समूह में पुरस्कार देता है और दूसरे समूह में पनिशमेंट देता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रयोगकर्ता पुनर्बलन, ये रीइंफोर्समेंट ही तो है, पनिशमेंट या रिवॉर्ड, तो यहाँ पे ये रीइंफोर्समेंट है, इसमें सक्रिय रूप से जोड़ तोड़ कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हुए, एक्टिव वेरिएबल का काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अपने मन से वो ये डिसाइड कर रहा है कि कहाँ पर क्या है, मुझे रिवॉर्ड देना है, कहाँ पनिशमेंट देना है, तो यहाँ पर ये एक्टिव वेरिएबल हो गए। ठीक, उसके बाद देखिए गुण चर, एट्रीब्यूट वेरिएबल क्या होते हैं, वैसे चर को कहते हैं जिसमें कि मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता है, कोई भी जोड़ तोड़ नहीं किया जा सकता है। जैसे फिर से यहाँ पे कर्लिंगर ने परिभाषा दी कि वे सभी चर जिनमें जोड़ तोड़ नहीं किया जा सकता है उन्हें गुण चर कहते हैं, एट्रीब्यूट वेरिएबल। जैसे कि सामाजिक आर्थिक स्तर, अभिक्षमता, एप्टीट्यूड, और इसी तरह के कुछ और चर हैं जिनमें कि जोड़ तोड़ नहीं किया जा सकता है। और इन गुण चर को क्या है, एक और दूसरा नाम है जैविक चर, ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जो चर एक परिस्थिति में सक्रिय है, एक्टिव वेरिएबल है, वही चर जो वेरिएबल है शोध की किसी दूसरी परिस्थिति में गुण चर भी हो सकता है, मतलब कंडीशन दूसरी हो सकती है। तो एक्टिव वेरिएबल जो है वो एट्रीब्यूट वेरिएबल का भी काम कर सकता है और एट्रीब्यूट एक्टिव हो सकता है। तो इस तरह से ये चेंज हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको फंडामेंटल आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, गुणात्मक चर और मात्रात्मक चर, क्वालिटेटिव वेरिएबल एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। डीएमएटो के अनुसार मनोवैज्ञानिक शोध में अप्लाई होने वाले सभी चरों को दो भागों में बांटते हैं, जिसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल दो तरीके के हुए। गुणात्मक चर, जैसा कि नाम से ही पता है, गुणों के आधार पे। तो क्वालिटेटिव रिसर्च से तात्पर्य उन सभी चरों से होता है जिनमें ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिनमें
मैग्नीट्यूड के रूप में उनको ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई उसमें मैग्नीट्यूड के रूप में कोई मेजरमेंट नहीं होगा, जो होगा किसके बेस पे होगा, क्वालिटी के बेस पे होगा। जैसे कि प्रजाति, धर्म, पेशा, मानव व्यक्तित्व का वर्गीकरण मतलब पर्सनैलिटी, ये सब क्या है, पर्सनैलिटी आप कैसे चेक करते हैं, ऐसे ही तो किसी को देख के, उसके बाहरी आचार व्यवहार को देख के ही तो हम ये डिसाइड करते हैं किस तरह का होगा। तो इसमें कोई मेजरमेंट तो नहीं कर रहे हैं। तो यही हुआ कि ये गुणात्मक चर के उदाहरण हैं। अब मात्रात्मक चर पढ़ेंगे, उसके पहले परिभाषा देखिए। गुणात्मक, डीएमएटो के अनुसार गुणात्मक चर में वैसे चरों को रखा जाता है जिनमें ऐसी श्रेणियाँ होती हैं जिन्हें मात्रा के रूप में व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है। तो मैग्नीट्यूड का यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो क्वालिटी में क्या होगा, क्वालिटी के आधार पे, गुणों के आधार पे होगा। मैग्नीट्यूड का यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा। क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होते हैं, वैसे चर को कहा जाता है जिनकी श्रेणियों को मैग्नीट्यूड के रूप में इसको मेज़र किया जाता है, या फिर जो इनकी श्रेणियों में मात्रात्मक संबंध अधिक होता है, मतलब क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है इनके चरों के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से डीएमएटो ने क्या कहा, कोई भी चर जिसे मैग्नीट्यूड के संदर्भ में सुव्यवस्थित किया जा सकता है मात्रात्मक चर कहलाता है। जैसे कि एज, इंटेलिजेंस, नंबर ऑफ मेंबर्स इन फैमिली। एज आप जो है मात्राओं मतलब इसमें बताएंगे, क्वांटिटी में बताएंगे, है ना, मेज़र करके बताएंगे। इंटेलिजेंस बुद्धि परीक्षण के द्वारा, कितने फैमिली मेंबर्स कितने हैं संख्या के आधार पे। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी क्वांटिटेटिव वेरिएबल में आती हैं। उसके बाद देखिए, अब फिर से क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को दो भागों में फिर से बांटा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं कि कोई भी एग्जाम्पल दे देगा और उसमें ये पूछेगा कि इसमें से ये कौन सा वेरिएबल है। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को दो भागों में बांटा गया, कंटिन्यूअस जिसको सतत चर कहते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल, और असतत चर डिस्क्रीट वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होते हैं, सतत चर से तात्पर्य उन चरों से होता है जिन्हें सूक्ष्म से सूक्ष्म मात्राओं में मापा जा सके। कहने का मतलब है पॉइंट के भी फॉर्म में आप मेज़र कर सकते हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्शन टाइम, एज, तो प्रतिक्रिया समय को सेकंड या उससे भी सूक्ष्म के मिली सेकंड में भी माप सकते हैं। और किसी व्यक्ति की एज को अगर हम मेज़र करते हैं तो साल, महीने, हफ्ते, दिन, और उससे भी अगर और एक्यूरेट जाना चाहें तो घंटे, मिनट और सेकंड में भी बता सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ कि अगर किसी की एज है 15 साल और 7 मंथ, इस तरह से करके अलग अलग डिजिट में इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, डिजिट के फॉर्म में लिया जा सकता है। कोई समय है तो उसको आप इस तरह बता सकते हैं 6:27 हुए, तो यहाँ पर पॉइंट तक भी हम जा सकते हैं। तो यही हुआ सतत चर, कंटिन्यूअस वेरिएबल। उसके बाद देखिए डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, असतत चर वैसे चर को कहते हैं जिसमें सूक्ष्म मात्राओं में मापना संभव नहीं होता है, और इसमें एक तरह की स्पष्ट गैप होता है, एक एक्यूरेट इंटरवल होता है कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, कितने का डिफरेंस हुआ, +1 +1, है ना। तो ये एक एक्यूरेट मेजरमेंट होगा। अब डीएमएटो के अनुसार सामान्य मनोविज्ञान में असतत चर वे हैं जिनके मान या मूल्य को गिनकर निश्चित किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल सदस्यों की संख्या अगर 3 है या परिवार में 4 हैं, 8 लोग हैं, तो आप ऐसे ही बताएंगे, ना कि हम उनको ये कहेंगे कि 3.5 है या 2.5 है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। तो 3 है तो 3, 4 है तो 4, सीधा इस तरह से बताएंगे। कमरों की संख्या है तो उनको भी हम एक्यूरेट डिजिट के ही फॉर्म में बताएंगे, कोई भी डेसिमल का पॉइंट नहीं आएगा। तो यही हुआ डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से हमने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पढ़ लिए, ठीक। और इसके क्वेश्चन भी हम आगे देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो ये सारे हम एक वीडियो में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक चैनल पे आप बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।